Assalamualaikum students, this is Sir Saad, your mathematics instructor for ECAT preparation. स्टूडेंट्स आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हम NAD यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन के, और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को ख़ास टारगेट किया जाए, उन सवालों पे डिटेल में बात कर ली जाए जो कि स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं और टेस्ट में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको आपकी स्क्रीन पे ये MCQs नज़र आ रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, और उसमें देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले हम कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं डेरिवेटिव के हवाले से। इसके अंदर जो डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है वो किसके लिए फाइंड आउट करना है? वो फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स के लिए। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला में ये 1/a नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखिए मैंने उसको हाईलाइट भी किया 1/a। क्या इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा? हरगिज नहीं अप्लाई होगा। क्यों? इसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल नहीं है, तो इस पे डेरिवेटिव यूज नहीं होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखा देखिएगा। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा कि 1/a को मैंने पीछे लिख दिया लाइक दिस, और डेरिवेटिव किसका लिखा है? डेरिवेटिव मैंने लिखा है साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a। क्लियर? अच्छा बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? अगर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद करें तो एक फॉर्मूला होता था जो हम साइन इनवर्स के लिए यूज करते थे। मैं आपको याद दिलाता हूं। साइन इनवर्स का जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है तो उसको ऐसे लिखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और उसके बाद डेरिवेटिव किस पे जाता था? उसके बाद डेरिवेटिव जाता है एंगल पे। तो ये वो फॉर्मूला है जो हमें यूज करना होता है कब? जब आपके पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ रहा हो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे? आपने 1/a लिखा, साथ साथ चल रहा है वो, इसलिए उसको तो स्किप नहीं कर सकते। साइन इनवर्स बेटा इस मर्तबा ये पूरी चीज एंगल के रोल प्ले कर रही है, एंगल में आ रही है ये पूरी की पूरी चीज। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, सही है, 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर है ना बेटा, आप नोट करो यहां फॉर्मूला में एक्स पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आपने एक्स पे भी स्क्वायर लेना है और आपने ए पे भी स्क्वायर लेना है, राइट। उसके बाद डेरिवेटिव किस पे जाएगा? उसके बाद डेरिवेटिव जाएगा एंगल पे। एंगल कौन है? एक्स और ए। ठीक है, 1/a, और बेटा डिनोमिनेटर में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, वो सिंप्लीफिकेशन हमें आनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन हो रही है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर, और बेटा यहाँ क्या होगा? यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इस जगह पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और a एज इट इज लिखा रहेगा। क्लियर? बेटा डिनोमिनेटर में अगर आप नोट करें, तो यहां पे ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है? साथ में चल रहा है a स्क्वायर। a स्क्वायर का तो रूट हम ले सकते हैं। अगर हम a स्क्वायर का रूट निकालें तो a स्क्वायर का रूट होता है सिर्फ और सिर्फ a। क्लियर? और साथ में यहाँ पे क्या चल रहा है? साथ में चल रहा है 1/a। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि बेटा यहाँ पे ये वाला a और ये वाला a कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर क्या बना? तो बेटा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मीट कर रहा है हमारे आंसर से? तो हमारे आंसर से बेटा इस वक्त ऑप्शन ए मीट कर रहा है। हमारे आंसर से इस वक्त ऑप्शन ए मीट कर रहा है, तो ए आंसर है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा बेटा, आप सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और ये पूरी वर्किंग जिस तरह से मैंने की है ये आप नोट्स में बनाएंगे अपने पास।
याद रखें, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक अच्छा समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप लिखेंगे नहीं, तो वीडियो पॉज करेंगे हर क्वेश्चन के बाद, और जिस तरह वर्किंग की गई है उस तरह से वर्किंग आप अपने नोट्स में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैं ये क्वेश्चन का आंसर पूरा इरेज कर रहा हूं और हम जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे। तो बेटा मैं ये पूरा इरेज कर दिया मैंने, क्योंकि हमें किस पे जाना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे जाना है। तो मैं ये पूरा इरेज कर रहा हूं ताकि ना हमें अच्छा स्पेस मिले सॉल्यूशन के लिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगी। इस वजह से एक क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन इरेज हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ टाइम फॉर एमसीक्यूज 2। सेकंड एमसीक्यूज पे बात कर रहे हैं बेटा, एमसीक्यूज नंबर 2 पे बात कर रहे हैं। तो अब आ गया आपका एमसीक्यूज 2, ठीक है बेटा। एमसीक्यूज 2 किससे रिलेट कर रहा है, पहले तो ये बताइए। एमसीक्यू नंबर 2 किससे रिलेट कर रहा है? एमसीक्यू नंबर 2 रिलेट कर रहा है कॉनिक सेक्शन से। कॉनिक सेक्शन हमारा है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, और इसमें कौन से कॉनिक पे बात हो रही है? इसमें बात हो रही है बेटा एलिप्स पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ द एलिप्स 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14। ठीक है, बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो बेटा इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो क्या आपको याद है कि एलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? एलिप्स की इक्वेशन लिखने के दो पैटर्न्स होते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समटाइम्स ये होता है, और बेटा समटाइम्स क्या होता है? समटाइम्स होता है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर दो इक्वेशंस क्यों होती हैं? याद करें बेटा, दो इक्वेशंस क्यों होती थी? जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता था, एलिप्स का मेजर एक्सिस उसके अलोंग होता था। लेट सपोज एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जस्ट इमेजिन 10 लिखा हुआ है, और वाई स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 5। तो आपने अंदाजा किया कि सर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो अगर उसकी वैल्यू बड़ी होगी तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग करेगा, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी होती तो वाई एक्सिस के अलोंग होता। अभी राइट नाउ आपने कहा सर जो इक्वेशन क्वेश्चन हमें दे रहा है उसमें ये पता लगाना मुश्किल है कि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है या वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, क्योंकि दोनों के नीचे कोई नंबर है ही नहीं। तो बेटा इस सवाल को पहले मैनेज करना है, अरेंज करना है। यहां पर आपके पास जो सॉल्यूशन है 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14, यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, इक्वेशन के राइट साइड पे 1 होना चाहिए और यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ। तो हमारा पहला काम क्या है? हमें राइट साइड पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन बाय 14। मैं इस पूरी इक्वेशन को बेटा 14 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड वाई स्क्वायर ओवर 14 इक्वल्स टू 1। अब आप शायद अंदाजा लगा लोगे कि यहाँ मेजर एक्सिस किसके अलोंग है। मुझे वाई स्क्वायर के नीचे बेटा बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। क्लियर? तो जरा फाइंड आउट करते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी। बेटा ए स्क्वायर हमेशा बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 14, और बी स्क्वायर छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बी स्क्वायर हो जाएगा 2। इस हिसाब से ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 14, क्योंकि 14 का रूट नहीं होता तो ये ऐसा हो जाएगा, और बेटा बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब आपने कहा सर मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? बेटा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, मेजर एक्सिस इस मर्तबा वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वाई के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? वाई के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं कि वहां पे एक्स एब्सेंट होता है, एब्सेंट मींस 0, और वहां y प्रेजेंट होता है। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ बड़ा नंबर है प्लस माइनस रूट 14। तो ये आ गया आपके मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। और अगर यहाँ माइनर एक्सिस की बात करें कि माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो बेटा माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, माइनर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब एक्स प्रेजेंट होगा, y एब्सेंट होगा, तो यहां आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 कॉमा 0। अब ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इस पे मीट कर रहा है। अगर आप नोट करो बेटा तो ऑप्शन ए मीट कर रहा है हमारी इस कंडीशन से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
और अब हम MCQ 3 पे बात कर रहे हैं बेटा। MCQ 3 सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमारा MCQs कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से टॉपिक से लिया गया है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। अब इसका सॉल्यूशन करना है और आपको दो कंडीशंस दी जा रही हैं कि सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करो, और सर्कल की इक्वेशन वो आपको खुद से दे रहे हैं। सर्कल की दो इक्वेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। जब भी सेंटर और रेडियस मालूम करना हो, कोशिश करें कि उसको जनरल इक्वेशन से फाइंड आउट करें, आसान हो जाएगा। तो मेरे पास बेटा इक्वेशन क्या है, 3x² और 3y² और क्या है, प्लस का 6x और माइनस का y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। बेटा मेक श्योर करना है एक बात को, x² और y² के नीचे साथ में जो नंबर्स लिखे हैं वो कोफिशिएंट उनका 1 होना चाहिए, पर अभी तो नहीं है, यहाँ तो 1 नहीं है, तो 1 हम खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, डिवाइड होल इक्वेशन, ये पूरी की पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 3, पूरी की पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड होगी। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी, x² प्लस y², जब 6x 3 से डिवाइड होगा ये 2x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1/3y, और यहां सिर्फ 3 आएगा इक्वल्स टू 0। नाउ इट्स टाइम फॉर कंपैरिजन। बेटा अब हम इसको कंपेयर करेंगे, और किससे कंपेयर करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, आपने याद की होगी, डेफिनेटली याद की होगी। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन बेटा मेरे पास जो 2g है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 आ रहा है, 2f के कॉरेस्पॉन्डिंगली आ रहा है माइनस का 1/3, और c के कॉरेस्पॉन्डिंगली आ रहा है -3। तो इस हिसाब से g की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस हिसाब से f की वैल्यू -1/6 हो जाएगी, और बेटा c की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो हमारे सेंटर का क्या आंसर आएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g और -f के बराबर। इस हिसाब से सेंटर का आंसर आएगा बेटा 1, कॉमा -1 कॉमा 1/6। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ सेंटर मालूम नहीं करना, इस क्वेश्चन में रेडियस भी मालूम करना है, मगर बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, हमें रेडियस क्या निकालने की जरूरत नहीं है। हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारे सेंटर वाले कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हैं। देखो आप ऑप्शन ए को देखो, तो ऑप्शन ए में लिखा है 2,3 और 5 यूनिट्स, तो बेटा ये तो मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी भी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सी और डी में हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैच नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर भी आपने कहा कि सर अगर ऐसा हो जाए, कि सर वहां पे सारे के सारे सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम हो, तब तो हमें रेडियस मालूम करना पड़ेगा, बिल्कुल मालूम करना पड़ेगा। तो बेटा रेडियस को मालूम करने का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। अगर आप यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर दें, f की वैल्यू पुट कर दें और c की वैल्यू पुट कर दें, तो 100% आपको जो आंसर मिलेगा रेडियस का वो क्या मिलेगा, √145 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर। तो बेटा ये हमारा MCQ नंबर 3 का आंसर था, और अब हम मूव कर रहे हैं हमारे MCQ नंबर 4 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेटा वो किस पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिलेटेड टू फिजिक्स की इक्वेशंस है। द पार्टिकल कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल है जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, मगर इस मर्तबा डिस्प्लेसमेंट को किसी वैल्यू से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को किसी एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दी जा रही है S1। बेटा ये MCQ नंबर 4 पे बात हो रही है इस वक्त, MCQ नंबर 4 पे S1 दिया जा रहा है बेटा आपको इस वक्त 3t², ठीक है, प्लस 4t, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 S2 क्या दिया जा रहा है, S2 दिया जा रहा है 6t² प्लस 2। और आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है फाइंड चेंज आफ्टर 2 सेकेंड। चेंज इन व्हाट, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड।
तो आपको मालूम करना है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज मालूम करना है। बेटा वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी फिजिक्स में v से रिप्रेजेंट होती है और चेंज मालूम करना है, सो इट शुड बी डेल्टा v। तो आपको डेल्टा v फाइंड आउट करना है। पर आपने कहा सर फिजिक्स के अकॉर्डिंगली या मैथ्स के अकॉर्डिंगली अगर हमें चेंज मालूम करना है तो हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन होती थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, याद है? इस तरह से करते थे हम लोग। पर बेटा मेरे पास यहाँ पे ना फर्स्ट वेलोसिटी है ना सेकंड है, तो हमें वेलोसिटी पहले मालूम करनी है। वेलोसिटी ढूंढेंगे कैसे? अगर डेरिवेटिव का आपने चैप्टर पढ़ा है तो डेरिवेटिव का चैप्टर आपको ये समझाता है कि डेरिवेटिव किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज मालूम करके देता है। तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी के बराबर होता है। आसान लफ्जों में अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो वो भी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मालूम करते हैं हमारा ds1 ओवर dt, पहले इसका कर लेते हैं। तो बेटा इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो आई होप कि आपने डेरिवेटिव जरूर पढ़े होंगे सेकेंड ईयर की अपनी तैयारी करते हुए। तो 3t का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 6t और 4t का डेरिवेटिव हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4। क्लियर? तो ये आपके पास फर्स्ट वेलोसिटी आ गई, v1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? v1 की वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा v2 कैसे करें? v2 करने के लिए आपको सेकेंड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना होगा। तो सेकेंड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dt और आपके पास है 6t स्क्वायर प्लस 2। तो 6t का जब स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पावर पीछे आ जाएगी, तो 2 6 क्या हो जाएगा आपके पास 12। इट विल बी 12t और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई सेकेंड वेलोसिटी। v1 भी आ गया, v2 भी आ गया। पर अगर आप नोट करें तो ऑप्शंस में जो आंसर्स लिखे हुए हैं उसमें t कहीं पर भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं? सोच के बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। यहां पर आपको उन्होंने t की वैल्यू प्रोवाइड करी है। वो बोल रहे हैं कि आपको 2 सेकंड के बाद का आंसर चाहिए। तो 2 सेकंड के बाद का अगर आंसर चाहिए तो t की वैल्यू को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं t की वैल्यू को पुट करता हूं तो ये बनेगा 6 2 12 और 12 प्लस 4 मिल के बनता है 16। इसी तरह से बेटा अगर यहाँ पर हम t की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं 12 और 2, 12 2 होता है 24। तो मेरे पास v1 आया है 16 मीटर पर सेकेंड, v2 आया है 24 मीटर पर सेकेंड, मगर उनको क्या चाहिए? उनको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे मालूम होगा? डेल्टा v इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, सो इट शुड बी 24 माइनस 16। तो आपके पास आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये कौन से ऑप्शन से मीट कर रहा है बेटा? ये हमारे ऑप्शन ए से मीट कर रहा है। हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 क्या है बेटा? एमसीक्यू नंबर 5 रिलेटेड टू एंटी डेरिवेटिव्स है, जिसे हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। और इंटीग्रेशन किसकी लेनी है आपको? आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, tan 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 5 पे आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 और बेटा आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी लेनी है? आपको इंटीग्रेशन लेनी है tan की। tan की इंटीग्रेशन क्या होती है? पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? तो अगर tan की इंटीग्रेशन की बात करें तो tan अगर x की हो, साथ में वेरिएबल x लिखा हुआ हो और dx हो, तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन होती है ln sec x प्लस सी। याद है? इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 6 में इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए। मगर बेटा इस दफा जो हम सिचुएशन डील कर रहे हैं उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है। उसमें चेंज क्या है? उसमें चेंज है tan 2x dx। बेटा इस मर्तबा जो एंगल है उसके साथ 2 भी लिखा हुआ है। वो सिंपल एंगल नहीं है, वो डबल एंगल है। तो इस मर्तबा थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें? छोड़ दें? तो इसको छोड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। बहुत आसान सवाल है। इसको करने का तरीकेकार ये है कि आपने ln तो लिखना है, आपको ln तो बेटा लिखना पड़ेगा। आपने ln लिखा, ln sec
बस फर्क क्या आया, फर्क ये आया जहां x लिखा था बेटा वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे 2x आ जाएगा। और बेटा एक चीज बहुत अच्छे से सुनो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में ये करना है कि जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होगा आपके पास 2, साथ में आ गया प्लस c, तो आपका आंसर बना 1/2 ln sec ऑफ 2x प्लस c। तो क्या ये हमारे पास किसी भी ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्या ये हमारे किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा किसी ऑप्शन से। ln sec 2x अपॉन में 2 भी आएगा, ऑप्शन ए हो जाता, मगर अगर इसके अपॉन में 2 होता तो, हाँ अपॉन में 2 आएगा, फिर ये बनेगा इसका आंसर। या हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन से करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि लेट t इज इक्वल्स टू 2x, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे dt ओवर dx इज इक्वल्स टू 2 ओनली, सो dt बराबर हो जाएगा 2 dx के, ठीक है। और ये हो जाएगा dt ओवर 2 इज इक्वल्स टू dx। हाँ तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर चलेंगे बेटा तो अपॉन में 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन ये सही है, मगर इसके साथ ये होगा 1/2 ln sec 2x प्लस c, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं भाई। अब क्या चल रहा है हमारे पास इसमें, अब इसके बाद हमारे पास आ गया cos स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन करनी है। बेटा cos स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है, पहले हमें इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करनी पड़ेगी। इसमें हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी क्योंकि सिंपल कॉस की इंटीग्रेशन तो हमें पता है, सिंपल कॉस की इंटीग्रेशन होती है सिर्फ और सिर्फ साइन, मगर बेटा हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास है कॉस स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ ताकि आपको ना बेटा जब वो फॉर्मूले याद होंगे ना चीजें बहुत आसान लगेंगी। बेटा पहले कुछ फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। कॉस का एक डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का बेटा एक डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, याद दिलाता हूँ। कॉस 2x का डबल एंगल का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब आपने कहा सर ये फॉर्मूला लगाना है, ये बात आपको कैसे पता, और डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले पे क्यों गए, बहुत सारे तरीके थे। देखो बेटा अगर कभी ऐसी इंटीग्रेशन आए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसको कहते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट ये हो, और उनके ऊपर कोई पावर लगी हुई हो और आपको इंटीग्रेशन नहीं याद आ रही हो उसकी, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे पूछता हूं सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन है 10, साइन की इंटीग्रेशन है कॉस, मगर साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, कॉस स्क्वायर होनी चाहिए, हरगिज नहीं। तो कुछ रेशोज ऐसे हैं कि जब उन पे पावर लग जाती है तो फिर उनकी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाती, उसके लिए फिर हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। अब मैं इस फॉर्मूला से क्या करने वाला हूं बेटा, मैं इस फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर की वैल्यू को अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा समझ में जरूर आएगा। ये बनेगा बेटा मेरे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को मैं उस तरफ ले गया लेफ्ट साइड पे, तो कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे तो राइट पे जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। पर आपने कहा सर स्टिल एक प्रॉब्लम है, आपने सर cos स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला बनाया है बट द क्वेश्चन इज अबाउट cos स्क्वायर 2x, तो ये तो फर्क है। क्या करें, इस फर्क को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा समझो, जब यहां पे x है cos स्क्वायर के साथ, जब सिंपल x लिखा हुआ है 1x लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला में राइट साइड पे 2x लिखा हुआ है। तो बेटा अगर हमारे पास cos स्क्वायर के साथ यहां पे 2 आ जाएगा तो सोचो वहां क्या आना चाहिए, वहां उसका डबल आएगा। अगर cos 2x है तो वहां हो जाएगा cos 4x और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमने बड़ी आसानी के साथ फॉर्मूला मैनेज कर लिया, ठीक है। अब मैं वापस क्वेश्चन के अंदर जा रहा हूं। जो क्वेश्चन था वो ये था कि इंटीग्रेशन करो cos स्क्वायर 2x की, जिसे मैंने बेटा ब्रेक कर लिया है 1 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन में 2, साथ में dx आ जाएगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं कि 1/2 को अलग लिख रहा हूं और इधर cos 4x और साथ में 2 और साथ में आ जाएगा dx। बेटा 1/2 की इंटीग्रेशन तो होगी नहीं, तो यहां हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये x अपॉन 2। और बेटा cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन
साइन 4x, और अपॉन में क्या आता है, अभी ऊपर बताया था एमसीक्यूज में, अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव आता है, तो 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, मगर बेटा साथ में 2 भी लिखा हुआ था, साथ में 2 भी लिखा हुआ था, तो इसका फिर क्या आंसर बनना चाहिए, साथ में हमारे पास 2 भी लिखा था, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, ये हो जाएगा आपके पास x/2, और ये हो जाएगा आपके पास साइन 4x, ठीक है, और 2 4 से क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पूरा के पूरा जो आपका कैलकुलेशन थी वो इसके अकॉर्डिंगली आ गई, और साथ में आपने क्या लिखना है, साथ में आपने लिखना है प्लस का सी। अभी आपकी कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, अच्छा सी वो लोग नहीं लिखते एमसीक्यूज के, उसमें सी नहीं लिखते, तो उनको स्किप कर देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास किस में मीट कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, पर यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, यहाँ cos 4x है, क्या होना चाहिए था sin 4x, ये इसमें मिस्टेक है, x/2 साइन ऑफ 4x ओवर 8 प्लस का सी, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ये cos 4x नहीं होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा sin 4x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 क्या है, एमसीक्यू नंबर 7 आपके पास वेक्टर्स से लिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। समझते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैसे इसका आंसर बेटा डायरेक्ट बता देता हूं, पर डायरेक्ट बताने से आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप नहीं हो पाएगा, तो पहले डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका ऑप्शन बी है, 2 a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर, ठीक है, इसका ऑप्शन जो हमारे पास वो बी है, मगर क्यों, किस बेसिस पर, जरा इस पर बात कर लेते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो जरा समझते हैं इसको। क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 7 पे बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात चल रही है कि ए वेक्टर, ठीक है, माइनस बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर, और आपको इसको सॉल्व करना है। जस्ट इमेजिन कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, और जरूरी तो नहीं है कि जो फॉर्मूलाज हम याद करके जा रहे हैं वही टेस्ट में पूछे जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला भी हो सकता है जो हमें याद नहीं है, तो खुद से भी कुछ मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, खुद से भी बनाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे करते ही हैं कि वो कहते हैं सर ये तो फॉर्मूला है अलजेब्रा का, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बेटा अलजेब्रा का फॉर्मूला तो है, पर यहाँ पे लॉजिक वेक्टर्स की लग रही है, ठीक है, तो वेक्टर्स के हिसाब से काम करना है, ना कि अलजेब्रा के हिसाब से। चले वेक्टर के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये a वेक्टर इस a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर बेटा क्या होगा, ये a वेक्टर इस b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस b का वेक्टर इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जब हम ये सारे वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर जाके हमारे पास इसका आंसर पूरा बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले a वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर, सही है, पहले a से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा, उसके बाद होना चाहिए प्लस का साइन a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर, ठीक है, उसके बाद अगेन प्लस का साइन और b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर, या माइनस का साइन, सॉरी ये हो जाएगा माइनस पे जाएगा ना, माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर, ठीक है बेटा। अब जरा सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं फिजिक्स में, याद कीजिए बेटा, जब सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, जब सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, लेट सपोज i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तो इन सबके आंसर्स क्या आते थे, इन सबके आंसर जीरोज में आते थे, याद है। तो बेटा a क्रॉस a का आंसर जीरो होगा, इस हिसाब से b क्रॉस b का आंसर भी जीरो होगा। क्या क्या बच रहा है हमारे पास, अब हमारे पास जो वैल्यूज बच रही हैं, एक बच रहा है a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर, और एक बच रहा है b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर। एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूं, होपफुली याद होगी, कि a क्रॉस b बराबर होता है माइनस ऑफ b क्रॉस a के। ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, और अगर होल्ड करता है तो एंटी होल्ड करता है। एंटी होल्ड मतलब
ए क्रॉस बी का आंसर वही आएगा मगर साथ में माइनस आएगा। अब ये बात बताई मैंने आपको क्यों बेटा, ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज अब चेंज होने वाली, और ये पूरी चीज चेंज होके क्या हो जाएगी, जिसको मैंने पिंक सर्कल से हाईलाइट किया है, ये पूरी वैल्यू चेंज होके हो जाएगी प्लस में ए क्रॉस बी। तो बेटा ये वन टाइम ए क्रॉस बी, ये भी वन टाइम ए क्रॉस बी, मिलके कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये बात इसलिए समझाई, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता जरूर बेटा आप इसको याद कर लेते हैं, मगर हमारा जो काम है ना यहाँ पे वो सिर्फ याद करने का नहीं है, हमारा काम है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो किसी भी तरह का सवाल होगा हम उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी रेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका, और अब हम मूव करेंगे हमारे अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे मूव कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कौन से चैप्टर से होगा ये सवाल, इफ x plus 10, x minus 2, x minus 10 are in GP, then find x and sum to infinity। इस क्वेश्चन के अंदर दो काम करने को कहा जा रहा है। पहली चीज, जो सीक्वेंस आपको दिया गया है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और जो दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं वो ये कि उनको एक तो x की वैल्यू चाहिए फर्स्ट थिंग, और सम टू इन्फिनिटी का आंसर चाहिए सेकंड थिंग। तो बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाएंगे जिनको जीपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जीपी है। जीपी की एक मिसाल दे देता हूं, आई होप आपको याद होगा जीपी क्या होता था। जीपी में बेटा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो होता है वो सेम होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम होता है। करके देखें, 6 को 3 से डिवाइड करें, 6 डिवाइड बाय 3 2 आंसर देगा। 24 को 12 से डिवाइड कर लें, 24 डिवाइड बाय 12 2 आंसर आएगा। 12 को 6 से डिवाइड कर दें, 12 डिवाइड बाय 6 2 आंसर आएगा। इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो हमेशा सेम होगा इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इससे मुझे एक बात समझ में आई बेटा, ये मैंने से आपको समझाने के लिए लिखा था, इतनी बच्चों वाली बात, तो मैं अभी ये रेज कर रहा हूं। ठीक है बेटा, जीपी से फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि जीपी हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करती है, T2 डिवाइडेड बाय T1। इसका मतलब जो आंसर सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने पे आएगा विल बी इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2। बेटा वही आंसर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करने पर भी आएगा। T2 डिवाइड बाय T1 विल बी इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2। ओके सर, यहाँ T2 क्या है, तो बेटा क्वेश्चन में आपको विजिबल है, नजर आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि बेटा T2 हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 2, T1 लिखा हुआ है x प्लस 10, T3 लिखा हुआ है x माइनस 10, और बेटा T2 लिखा हुआ है x माइनस 2। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, और मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। शुरू करते हैं, x माइनस 2 जाके इस x माइनस 2 से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x प्लस 10 जाके उस x माइनस 10 से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 100। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, आई होप आपको अलजबरा का फॉर्मूला याद है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 100। बेटा ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस का 4 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास बनेगा माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 4x। 100 में से 4 जाएगा तो 96 बचेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट, 96 बाय 4। तो ये क्या आंसर बन रहा है, 4 2 जा 8 होता है, 1 कैरी चला गया, 4 4 जा 16, x की वैल्यू 24 आ गई। क्या सारे ऑप्शंस में 24 है हमारे पास, यहाँ पे सारे ऑप्शंस में तो 24 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, और इनके ऑप्शंस में 24 है ही नहीं, तो इसमें इसका मतलब इसके आंसर में मिस्टेक है, तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। फिर नहीं, एक मिनट, वेट वेट बेटा, गलती हो रही है, एक गलती हमारे पास हो रही है, ये माइनस का 4 है, सॉरी मैंने इसको प्लस का 4 लिख दिया, ये हमारे पास है माइनस का 4। तो 100 माइनस 4 वी गेट माइनस 104, माइनस से माइनस कैंसिल, और 104 को आपने 4 से डिवाइड करवाया तो 4 2 जा हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, 2 कैरी चला रहेगा, 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24, 26 आंसर आ रहा है x की वैल्यू का। कौन सा ऑप्शन से मीट कर रहा है बेटा, ऑप्शन बी से मीट कर रहा है।
तो ऑप्शन बी हमें ऐसे ही समझ में आ गया कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर, कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। पर आपने कहा सर अगर यहाँ पे वो ये x ना पूछते और डायरेक्ट हमसे सम टू इन्फिनिटी पूछते, तो सर हम सम टू इन्फिनिटी कैसे निकालते हैं? तो सम टू इन्फिनिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम टू इन्फिनिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और आपने कहा सर यहाँ ए और आर कैसे निकालेंगे? बेटा ए और आर निकालने के लिए सीक्वेंस पता होना चाहिए, और अभी तक हमें सीक्वेंस पता नहीं चला। तो सीक्वेंस कैसे निकाल रहा हूं मैं, गौर से देखें। ऊपर क्वेश्चन में जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम 26 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 10 कॉमा 26 माइनस 2 कॉमा 26 माइनस 10। तो 26 प्लस 10 36 होता है, 26 माइनस 2 24 होता है, 26 माइनस 10 होता है आपके पास 16। ये सीक्वेंस आ गया। ये 36 आपके पास a बन जाएगा। और r कैसे निकालते हैं? r निकालने के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। 24 को 36 से डिवाइड करेंगे, आपको r मिलेगा। जब आप वो सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे a की जगह और r की जगह, तब जाके आपको इसका सम मिलेगा 108 के बराबर, राइट। तो ये क्वेश्चन 8 हुआ आपका। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि हमारा सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से आपको नजर आए और सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आए। आपका टास्क क्या है? आपका टास्क इतना सा है कि आपने ये जब प्रैक्टिस करनी है तो इसके कंप्लीट नोट्स बनाने, जैसे वर्किंग स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको बेटा, जैसे वीडियो लेक्चर में नजर आ रही है, उसी तरह की वर्किंग आपने खुद अपने पास करनी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त MCQ नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारी बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखा हुआ है कि 16 रेज टू द पावर x इक्वल टू 4, और बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 625, ठीक है। और वो आपसे कह रहे हैं भाई ये बताइए कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल है, मगर उससे पहले एक रूल पता होना चाहिए। जब आप ग्रेड 9 में, ग्रेड 10 में, 9th क्लास मैट्रिक क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते थे, तो उसमें एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता था, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर x की पावर a हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे x की पावर b हो, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों पे बेसिस सेम हो, दोनों पे x लिखा हुआ है, दोनों की बेसिस सेम है, तो बेटा वहां पे पावर्स इक्वल हो जाती हैं। मतलब a किसके बराबर आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा b के। जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो बेटा पावर्स को इक्वेट कर लिया जाता है। ये लॉ अगर हमें पता होगा तो बहुत आसानी रहेगी हमारे पास, ठीक है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है बेटा? सिचुएशन ये है कि यहां लिखा हुआ है 16x इक्वल्स टू 4, 16 की पावर x इक्वल टू 4। क्या हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जरा समझते हैं इस बात को। 16 की पावर x इक्वल टू 4 हमें करना है क्या है बेटा? हमें करना है ये, हमें दोनों साइड पे बेसिस सेम करनी है। तो जरा सोचो 16 को 4 की टर्म्स में कैसे लिख सकता है? 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि वो 16 बन जाए? 4 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 16 बन सकता है। बाहर x लिखा हुआ है इक्वल टू 4, तो बेटा ये हो जाएगा कुछ 4 की पावर 2x इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x के कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां कौन सा नंबर है 4 की पावर में? तो आपने कहा सर 4 की पावर में तो कुछ भी नहीं है, जब कोई भी नंबर नहीं होता तो 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2। अब यहां एक सवाल आया कि सर हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए। तो बेटा अगर हमें y की वैल्यू चाहिए उसके लिए भी तो कोई ना कोई वैल्यू बनेगी, कोई फॉर्मूला बनेगा। आगे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई 5 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 625, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज नहीं कर सकता क्योंकि आगे सवाल मुझे करवाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं 5 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 625। अब बेटा क्या करना है? आपने सोचना है कि 625 को 5 की कौन सी पावर में लिख सकते हैं?
पर ये काम तो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए एलसीएम और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो फैक्टर टेबल होता है, ये बनाया जाता है। देखो कैसे बनेगा। 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इट विल बिकम 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की पावर 4। तो बेटा x प्लस वाई के कॉरेस्पॉन्डिंगली 4 आ रहा है, तो आपने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हो गई 4 माइनस एक्स। x तो हमने ऊपर ढूंढा था, x की वैल्यू तो हमने ऊपर फाइंड आउट करी थी। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी, माइनस का हाफ। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा 2 4 जा 8, 8 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 7/2। अब ये 7/2 हमारा आंसर आ रहा है। ये कौन सा ऑप्शन से मीट कर रहा था, सवाल ऊपर चला गया है। तो मैं वापस स्क्रीन लगाता हूं वाली, देखें क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारे आंसर से मीट कर रहा है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट ऑप्शन है बेटा वो क्या है, ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 9 हो गया बेटा हमारा, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 क्या है बेटा, क्वेश्चन 10 आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 से रिलेटेड है। चैप्टर 1 कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है जिसको z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x प्लस वाई आयोटा, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं ये बताइए कि z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। आसान सी चीज है बेटा, z मतलब x प्लस वाई आयोटा जो क्वेश्चन ने दिया है, और z कॉन्जुगेट मतलब x माइनस वाई आयोटा। माइनस क्यों लगाया, जब कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो इमेजिनरी टर्म थी वाई आयोटा, वो पहले प्लस में थी, कॉन्जुगेट के बाद माइनस हो गई। अब अलजेब्रा का फॉर्मूला यहां लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और वो किस में बंद होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। सो ये हो जाएगा x की पावर स्क्वायर, y की पावर स्क्वायर, साथ में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है -1 के बराबर, तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन से मीट कर रहा है बेटा, जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ए से मीट कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 11 मैट्रिसेस चैप्टर से रिलेटेड है। पढ़कर अंदाजा होना चाहिए बेटा, इतनी सारी तैयारी के बाद, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम देने के बाद आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये एमसीक्यूज कौन से चैप्टर से आए हुए हैं। तो इफ ए, क्वेश्चन 11 की बात चल रही है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज इक्वल्स टू 80। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है टाइपिंग में। ये इस तरह से है, ए इज इक्वल्स टू ए की पावर में टी है, लाइक। तो वो बोल रहे हैं कौन सा मैट्रिक्स है। भाई ये टी क्या चीज है बेटा, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये टी क्या है तो हम कभी भी राइट आंसर तो नहीं लगा सकते। टी फॉर ट्रांसपोज, टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ट्रांसपोज एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मैट्रिक्स के रॉज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जो रॉज होती हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं, या फिर जो कॉलम्स होते हैं वो रॉज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तब भी वो अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। तो सिंपल इज दैट कि ये मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा जिस पर आसान कर लें इस बात को, एक ऐसा मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेने के बाद भी चेंज ना हो, अपने उसी ओरिजिनल फॉर्म में रहे ट्रांसपोज लेने के बाद भी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं आई, तो इसको इरेज कर लेते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 11 का जो आंसर है उसको मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 का आंसर है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। probability of two head when two coins are tossed is, कौन सा चैप्टर है ये, फर्स्ट ईयर का आपका चैप्टर 6 है, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। बेटा आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस बात की प्रोबेबिलिटी, कि दो हेड्स आ जाएं और कितने कॉइन्स टॉस होंगे, दो। बेटा अगर दो कॉइन टॉस होते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना चाहिए। अगर दो कॉइन्स टॉस होंगे तो
पॉसिबिलिटी 1 ये है कि दोनों अटेम्प्ट्स में हेड हो, पॉसिबिलिटी 2 है कि दोनों अटेम्प्ट्स में टेल हो, पॉसिबिलिटी 3 है कि एक हेड का अटेम्प्ट हो एक टेल का अटेम्प्ट हो, पॉसिबिलिटी 4 एक टेल का अटेम्प्ट हो एक हेड का अटेम्प्ट हो। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज जो हैं वो 4 हैं, राइट। और बेटा हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है दो हेड वाली पॉसिबिलिटीज बताओ। तो बेटा दो हेड वाली पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो हेड वाली पॉसिबिलिटी सिर्फ एक मर्तबा आ रही है। मैं हाईलाइट कर देता हूं बेटा, मैं कहां देख के बता रहा हूं ये बात, ये देखो बेटा दो हेड्स, ऐसा सिर्फ एक मर्तबा हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है आपको ऊपर न्यूमरेटर में लिखना होता है फेवरेबल आउटकम्स, जो आपके फेवरेट आउटकम्स हैं वो, और नीचे लिखना होता है आपको टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास सिर्फ एक और टोटल आउटकम्स हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4। कौन सा ऑप्शन है बेटा, क्वेश्चन 12 में हमारे पास जो ऑप्शन मीट कर रहा है वो ऑप्शन ए है। ओके स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू नंबर 13 से हम अपनी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं कि एमसीक्यू 13 में हमें क्या वर्किंग करनी है, किस तरह से आंसर लेकर आना है, राइट। सो हमारे पास जो सिचुएशन है इसमें वो आपको नजर आ रही है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है और ये किस तरह का फंक्शन है, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं क्योंकि इस पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो हमारे पास जो फंक्शन है क्वेश्चन 13 में वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। बात चल रही है इस वक्त क्वेश्चन 13 के लिए, राइट। और क्वेश्चन 13 में बेटा जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो है ax² प्लस bx प्लस c, और यहां तक आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास है f(1), वो आपसे कह रहे हैं कि f(1) बराबर है 3 के और f(-1) बराबर है 3 के, मतलब 1 रखने पे भी 3 आंसर है और -1 रखने पर भी 3 आंसर है, दोनों केसेस में 3 आंसर है। पर इसको यूज कैसे करना है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। और दूसरी चीज जो आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है a + c = क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको a की और c की वैल्यू पता चल जाएगी तब जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे, किस तरह से होगा, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स f(1) = 3, ये जो हमारे पास ये वाला जो केस है इसको हम कैसे यूज करेंगे, हम x के प्लेस पे 1 इंसर्ट करेंगे। x के प्लेस पे क्या इंसर्ट करेंगे, 1 इंसर्ट करेंगे। देखिएगा गौर से, जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 इंसर्ट करना होगा, लाइक दिस, जिस तरह से मैं ये लिख रहा हूं 1 + c। तो बेटा अब आपके पास क्या आ रहा है लेफ्ट साइड पे, जरा नोट करें, आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है f(1). क्या हमें f(1) की वैल्यू पता है, जरा ऊपर देखिए, f(1) की वैल्यू तो हमें पता है, f(1) की वैल्यू है 3 के बराबर। सो ये हो जाएगा a + b + c। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब आपने कहा सर आगे क्या करना है, अगला काम क्या होगा, तो बेटा अगला काम इस वाली इनपुट और आउटपुट से लिया जाएगा। इस दफा क्या करना है बेटा, इस दफा आपको x की जगह -1 पुट करना है। मेरे साथ साथ देखिएगा क्या हो रहा है इसमें, a -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c। सो ये हो जाएगा f-1 की जगह 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a - b प्लस c, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब जरा नोट करें, जो चीज आपको मालूम करनी है वो क्या है, आपको मालूम करना है a + c की वैल्यू। आपको a और c की वैल्यू चाहिए और दोनों का एडिशन चाहिए। तो ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दें तो क्या रिजल्ट होगा, आइए देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 3 is equals to a plus b plus c and 3 is equals to a minus b plus c। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल ईच अदर, a plus a हो जाएगा 2a, c plus c हो जाएगा 2c, 3 plus 3 हो जाएगा 6। आपने कहा सर क्वेश्चन के मुताबिक हमें सिर्फ a plus c चाहिए, तो अगर हमें a plus c चाहिए तो हमें 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 को कॉमन लिया, a plus c हो गया। बेटा ये 2 यहां मल्टीप्लाई है, 6 से जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a plus c का आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो बेटा ये हमारा ऑप्शन बी है।
राइट ऑप्शन बी है, 3 आंसर आ रहा है। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, क्या चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements is 1, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स लेकर आइए जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हों। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। ये देखो बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट्स होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स की एक बात और आपको पता होनी चाहिए, डायगोनल्स के अलावा बाकी सारे मेंबर्स 0 के बराबर होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑप्शन यहां पे हमारे पास आ रहा है ऑप्शन ए पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x। तो आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। इस वक्त बात किसकी चल रही है? इस वक्त बात चल रही है एमसीक्यू नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 की बात चल रही है। अच्छा बेटा, इसके अंदर एक बात है कि हमें लिमिट अप्लाई करनी, और आपको पता है कि लिमिट किस कंडीशन में अप्लाई की जाती है। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई लिमिट किस कंडीशन में अप्लाई की जाती है। यहां पर लिखा हुआ है आपके पास x अप्रोचेस टू 0 और x ln x आपके पास है। तो आप इसके लिमिट अप्लाई करेंगे, पर किस बेसिस पे अप्लाई करेंगे? लेट सपोज कि आपने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दी। लेट सपोज आपने डायरेक्टली यहां पे लिमिट अप्लाई कर दी कि अप्लाइंग लिमिट आपने यहां पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई की, अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज बन रही है? हमारे पास बन रही है यहां पर भी 0 आ जाएगा और ln ऑफ 0 आ जाएगा। तो क्या हमारे पास कोई वैल्यू बन सकती है? यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बन सकती। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारे पास ये आंसर बन जाए? इसको किस बेसिस पे सॉल्व करें? तो जरा गौर से देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका समझा रहा हूं मैं, बहुत गौर से समझना है आपने। अगर मैं ये जो साथ में x लिखा हुआ है इसको चेंज करूं तो ये नीचे जाकर कुछ ऐसा हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। नोट कीजिए, अगर मैं इसको यहाँ डिवीजन में भेज दूं, कौन से x की बात कर रहा हूं बेटा? मैं इस 7 वाले x की बात कर रहा हूं जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाके डिवीजन में चला जाएगा। हमने एक चीज पढ़ते हैं ई-कैट में, एल ऑपिटल रूल, जिसकी स्पेलिंग में लिखा जाता है एल हॉस्पिटल रूल, पर उसको एल ऑपिटल रूल कहा जाता है। तो उसमें क्या पढ़ते हैं? उसमें ये पढ़ते हैं जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तब तक डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। ओके, अब ऊपर और नीचे दोनों का डेरिवेटिव निकालते हैं। ऊपर ln x है, आई होप आपको याद होगा ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और नीचे 1/x है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव मैं यहाँ निकाल के दे रहा हूं आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। देखें भाई, 1/x का डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले x को ऊपर भेजें। बेटा जब ये x ऊपर चला रहेगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, फिर ये -1 x की पावर -2 हो जाएगा, फिर ये -1 x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए नोट करें, -1 x ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की कंडीशन समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद हमारे पास ये होगा कि यहां से इस x 1/x स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा 1/x और x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा -1। ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का x। ठीक है भाई, और माइनस के x में अब हम जब लिमिट पुट करेंगे 0 की, सिचुएशन बन जाएगी -0 की। तो ये आंसर आपके पास आएगा सिंपल सा, लिमिट अप्लाई करने के बाद सिर्फ 0 के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया 0। तो कौन सा ऑप्शन मीट कर रहा है बेटा? इसमें हमारे पास ऑप्शन ए मीट कर रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फर्स्ट ईयर का कौन सा चैप्टर है। ये फर्स्ट ईयर का आपका चैप्टर है ट्राइंगल्स का, जिसे हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। और उसके अंदर आपको अल्फा एंगल गिवन है, बीटा एंगल गिवन है, और सी की वैल्यू गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जब तक फॉर्मूलाज पता नहीं होंगे तब तक कोई काम इसमें नहीं हो सकता। तो हम इसमें फॉर्मूलाज पता करते हैं। पहले कौन कौन से फॉर्मूलाज लग रहे हैं? तो हमारे पास बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16 पे बात चल रही है अब हमारी, क्वेश्चन नंबर 16। और हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? हमारे पास अल्फा गिवन है 30 डिग्री के बराबर, हमारे पास बीटा गिवन है 70 डिग्री के बराबर, हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर के बराबर। राइट, अच्छा, अगर अल्फा बीटा आपके पास गिवन है तो क्या हम गामा फाइंड आउट कर सकते हैं? लॉ ऑफ ट्राइंगल के मुताबिक अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है 180 डिग्री के। सो अल्फा 30 हो गया, बीटा 70 हो गया, गामा फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 70 प्लस 30 100, 180 में से 100 जाएगा तो आंसर आएगा 80 डिग्री। ये क्यों फाइंड आउट किया? क्या जरूरी था? जरूरी हो या ना हो, कोशिश करें गैमा एंगल फाइंड आउट कर लें। अगर आगे चल के आपको किसी फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी तो आसानी रहेगी। 2 लाइन का काम है बेटा और इसमें कोई इतनी वर्किंग नहीं है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है ए। हमें फाइंड आउट करना है ए, और हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं? हमारे पास सी अवेलेबल है, अल्फा अवेलेबल है, बीटा अवेलेबल है। तो मुझे ए फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं लॉ ऑफ साइन से हेल्प लेता हूं, लॉ ऑफ साइन, तो आई होप आपको याद आ जाएगा, ये देख के फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते थे, ए ओवर साइन अल्फा, सी ओवर साइन ऑफ गामा। क्लियर? तो अगर आपको ए फाइंड आउट करना है तो ए फाइंड आउट करने के लिए साइन अल्फा को वहां पे स्विच करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ बनेगी सी ओवर साइन गामा इनटू साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू सी के प्लेस पर आ जाएगा 9, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और साइन गामा के साथ क्या आ जाएगा? गामा हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया था, अब आपको रियलाइज हुआ होगा कि गामा एंगल क्यों फाइंड आउट किया था। मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30। अब आपके पास जरा नोट कीजिए, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें साइन 30 की वैल्यू तो चले हम लोग याद रख सकते हैं, मगर बाकी जो वैल्यूज हैं जैसे कि साइन 80, ये वाली वैल्यू तो हमें याद नहीं होगी। तो अगर हमें ये वैल्यू याद ना हो तो हम किस तरह से इस पे वर्किंग करें, किस तरह से इसको सॉल्व करें? तो बेटा आपके पास एनडी में कैलकुलेटर अलाउ होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो साइन ऑफ 80 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 80 डिग्री मैंने यहाँ कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया, ये बराबर होता है 0.9848 के बराबर होता है। ठीक है, और अगर आगे चलें साइन 30 की बात करें तो साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 0.5 के। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड द आंसर डिवाइडेड बाय 0.9848। आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 4.56 आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये कौन से ऑप्शन से बेस्ट मीट कर रहा है? ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए में बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। आगे क्या चल रहा है? आगे चल रहा है हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट निकालने को कहा जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसके लिए बेटा मैं आपको एक चीज भी सिखाऊंगा ताकि आपको आसानी रहे। देखें, इसमें जो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है? क्वेश्चन नंबर 18 की बात चल रही है। क्वेश्चन 18 में जो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वो है 1 0 0 0 ओमेगा 0। इसको डब्ल्यू रीड नहीं करना है, इसको ओमेगा रीड करना है, और ये हो जाएगा 0 0, और सेकंड में क्या आ जाएगा आपके पास? ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, आंसर्स के मुताबिक जो आंसर्स हमारे पास दिए गए हैं उसमें बेटा ये ओमेगा स्क्वायर होगा, राइट? ये ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा आंसर्स के हिसाब से। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आई गेस टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम है, ये कोई और वजह हो सकती है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। अब आपने कहा सर डिटर्मिनेंट निकालना तो एक अच्छा खासा लेंथी प्रोसेस है। नोट कीजिए, ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी डिटर्मिनेंट निकालना हो, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, सो ऑल यू हैव टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसका डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, सो 1 और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर क्यूब हो जाएगा, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मुताबिक ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा? ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है, उससे हमारा प्रॉपर आंसर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सिंपल सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया जा रहा है, और आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है और 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। स्टूडेंट, स्लोप का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपको स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो एक बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1
x2 माइनस x1, x1 y1 दिया हुआ है 1 और 3, x2 y2 दिया हुआ है 3 और 6, तो फॉर्मूला के हिसाब से इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। 6 माइनस 3, 3 माइनस 1, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। डी ऑप्शन में आपके पास राइट आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होना चाहिए। अगेन यहाँ पे मिस्टेक है। इज एन इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। तो बेटा आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन 20 पे बात चल रही है कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन फोसाई आपको जब भी निकालना हो इलिप्स के लिए, तो उसका एक सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला होता है 2c फॉर्मूला होता है। पर आपने कहा सर ये c फाइंड कैसे करेंगे, c तो हमारे पास नहीं है। तो बेटा उसके लिए उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है 25x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर होगा इस पे इक्वल्स टू 100। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा? राइट साइड पे 1 होना चाहिए, यहाँ राइट साइड पे 100 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 4, y स्क्वायर ओवर 25, 100 बाय 100 इक्वल्स टू 1। बेटा यहाँ a स्क्वायर 25 हो जाएगा, b स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसा कैसे पता चल रहा है? बेटा a स्क्वायर हमेशा बड़ी वैल्यू, b स्क्वायर हमेशा छोटी वैल्यू। इन केस ऑफ एलिप्स, एलिप्स के केस में a स्क्वायर बड़ा नंबर, b स्क्वायर छोटा नंबर, ठीक है। सो a स्क्वायर आ गया 25, b स्क्वायर आ गया 4। आपने कहा सर c तो अभी भी नहीं आया, तो c कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक रिलेशनशिप होता है c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। सो 25 माइनस 4, सो वी गेट 21, और जब हम इसका रूट लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 21। अब हमें c को पुट कराएंगे कहाँ? इस c को हम पुट कराएंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो हमारा आंसर बनेगा 2 अंडर रूट 21, साथ में प्लस माइनस, दिस इज योर आंसर। बेटा कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? इसमें ऑप्शन हमारा 2 अंडर रूट 21 सही रहेगा। एक सवाल कि सर आपके पास तो प्लस माइनस आ रहा है, सर वहां प्लस माइनस नहीं है, तो हम क्या करें? बेटा उन्होंने डिस्टेंस ढूंढने को कहा है, और हमें इतना सेंस होना चाहिए कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बजाय से पॉजिटिव वाले ऑप्शन पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां से भी इरेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस बारे में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है? क्वेश्चन 21 में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए और कहा यह जा रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो ट्राइंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्केलर एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा स्केलर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये समझो, स्केलर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी। अब सवाल आता है कि सर ये फाइंड आउट कैसे करना है? इतना सब कुछ, ये सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा समझे इस बात को। सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ये ए बी क्या चीज है? ए बी निकालने के लिए आपको बी वाले पॉइंट्स में से ए वाले पॉइंट्स को माइनस करना होगा। बेटा ई कैट का टेस्ट देते वक्त आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो कि आप उसका एक एक स्टेप उनको दिखा रहे हो, आपका रफ वर्क थोड़ी देखते हो, आपका तो आंसर देखते हैं। तो कोशिश करें कुछ चीजें जहन में कैलकुलेट करें, ना कि आप उसको एक एक स्टेप पेपर पे लिखें, ठीक है। b माइनस ए करना है, तो आपको पॉइंट सामने नजर आ रहे हैं, b में से a को माइनस करना है। सो अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे दोबारा 0 आएगा, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। ये मैंने क्या फाइंड आउट किया? ये मैंने ए बी वैक्टर फाइंड आउट किया। अब अगला टास्क क्या है? अगला टास्क है ए सी वैक्टर फाइंड आउट करना है। ए सी कैसे फाइंड आउट होगा? सी में से ए माइनस करना है। तो 0 में से 1 माइनस करेंगे -1, 0 में से 1 माइनस करेंगे -1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। हमारे पास ए बी और ए सी दोनों आ गया। बेटा अब ना हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? एक तरीका होता था, याद कीजिए, वेक्टर्स में डिटर्मिनेंट बनता है इस तरह से i j k, और नीचे मेंबर्स लिखे जाते हैं उनके। तो i के मेंबर्स हैं 0 -1, j के मेंबर्स हैं 0 -1, k का मेंबर है -1 और 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं
फर्स्ट हमारे पास i आ गया और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा, 0 -1 -1 0। उसके बाद प्लस j आ गया, ठीक है, इसके साथ कौन से मेंबर्स आएंगे, 0 -1 -1 और 0। प्लस k आ गया, इसके साथ कौन से मेंबर्स आ जाएंगे, 0 -1 0 -1। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 और बीच में माइनस लगता है, प्लस j कैप 0 0 0 0, यहाँ पे भी -1 प्लस k कैप और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस ऑफ i और माइनस ऑफ j। तो आपने कहा सर क्या ये फाइनल आंसर है? बेटा ये सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, अंडर रूट लगाएंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सो ये बनेगा आपके पास अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसे पुट कहाँ करना है, तो बेटा हमें इसे पुट कहाँ करना है, हमें इसे पुट करना है इस फॉर्मूला में, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा देखिए गौर से, इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल, ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 2। तो ये इसका आंसर आ रहा है √2/2। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब बेटा इसका आंसर यहाँ पे गलत है। तो मैं यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख रहा हूँ √2/2। इसका राइट आंसर है √2/2। तो मैं डी ऑप्शन हटा के ये रिप्लेस कर देता हूँ √2/2, ठीक है। चले आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक से लिया जा रहा है, इफ 10th टर्म ऑफ HP इज 35, अगर 10th टर्म जो है HP का वो 35 के बराबर है। ये HP क्या होता है? HP स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो आपके कौन से चैप्टर से लिया जा रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया जा रहा है। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि 10th टर्म ऑफ HP 35 के बराबर हो और 34th टर्म 25 के बराबर हो एंड लास्ट टर्म इज 2, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है। नंबर ऑफ टर्म्स को n अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पे बेटा हमारे पास ना तो A है ना D है, ना फर्स्ट टर्म है, ना कॉमन डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। कैसे फाइंड आउट करें? एक चीज होती है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप HP सॉल्व करना चाहते हो तो आप AP से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें AP के फॉर्मूलाज पता होंगे तो हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10th टर्म ऑफ HP इज 35। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा है A10 इज इक्वल टू 1/35। सवाल आता है कि सर आपने इसको रेसिप्रोकल क्यों किया? बेटा मैं इसको अरिथमेटिक में कन्वर्ट करके करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 22 क्वेश्चन के अंदर AP से हेल्प लेनी है। A10 इक्वल्स टू 1/35 हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास A34। A34 आपके पास आ गया 1/25 के बराबर। और लास्ट टर्म को बेटा AN से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म 2 के बराबर है, ठीक है। मालूम क्या करना है? N मालूम करना है। तो इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं। A10 की इक्वेशन क्या होती है? देखो A10 की इक्वेशन क्या होगी? A10 की इक्वेशन होगी A + 9D, मतलब एक वैल्यू कम कर दी जाए। ये हो गया 1/35, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बेटा A34 की इक्वेशन क्या होगी? A + 33D इक्वल्स टू 1/25, और इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या है, नेक्स्ट क्या है बेटा? हमें ना A पता है इस सवाल के अंदर, ना D पता है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें ढूंढनी है। तो हम ये सारी की सारी चीजें फाइंड आउट कैसे करें? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम A को कैंसिल कर देते हैं। इसे कहा जाता है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। तो आपने लिखा कि सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा A + 9D A + 33D इक्वल्स टू 1/35 माइनस 1/25। तो बेटा अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में उसके साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली वैल्यू के, तो A और A आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बाकी वैल्यूज क्या बच रही है? 9 - 33 और
1/35 1/25। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें अपने पास तो क्या आंसर बन रहा है इस पे, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 1/35 माइनस 1/25, तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है डी की वो बन रही है, पूरी वैल्यू आपके पास आ गई 1/2100। डी आ गया। क्या सिर्फ डी इनफ है? नहीं, सिर्फ डी तो इनफ नहीं है। डी निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ए निकालना है। अब ए कैसे फाइंड आउट करें? इस डी की वैल्यू को आप इंसर्ट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो जब आप डी की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या बनेगी? ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 51/2100। ए की वैल्यू आ जाएगी 51/2100। अब नोट कीजिए ए और डी दोनों चीजें आ गई, पर जो क्वेश्चन था एन वो अभी तक नहीं पता चला। अब एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं हम लोग, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन के प्लेस पर आ जाएगा 2, ए के प्लेस पे आ जाएगा 51/2100, एन माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, n माइनस 1 एज इट इज आ गया, और d के प्लेस पे आ गया 1/2100। अब इस फॉर्मूला को अरेंज किया जाएगा किसके हिसाब से? n के हिसाब से। ये पर्टिकुलर वैल्यू इधर आ जाएगी लेफ्ट पे, बेटा 1/2100 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जब आप n कैलकुलेट कर लेंगे तो n आपके पास आएगा 1000 टर्म्स। n की वैल्यू क्या आ रही है? n की वैल्यू आपके पास 1000 टर्म्स की आ रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपके पास हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ सेगमेंट पासिंग थ्रू 7,4 3,2। बेटा आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन किसकी फाइंड आउट करनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। अब ये सवाल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे मालूम करें, इसके लिए दो बातें पता होनी चाहिए। इन्होंने दो वर्ड यूज करे बेटा, एक परपेंडिकुलर का वर्ड यूज किया, एक बाइसेक्टर का वर्ड यूज किया। इसका कंसेप्ट समझें कि एक स्ट्रेट लाइन एक सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, तकसीम कर रही है, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का हो रहा है, और जहां पर वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिवाइड कर रही है, स्प्लिट कर रही है, वो जगह उस लाइन का सेंटर है। तो बेटा अगर कभी ऐसी कंडीशन फुलफिल हो तो ऐसी लाइन को कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आपको उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो क्वेश्चन 23 के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, और हमारे पास डेटा क्या है? डेटा हमारे पास ये है, जिस लाइन को वो डिवाइड कर रही है उसके पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला पॉइंट है 7,4, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बेटा हमारे पास 3,2। ठीक है, आपको सबसे पहले बेटा इस लाइन की जिसकी आप इक्वेशन ढूंढ रहे हो उसकी स्लोप चाहिए, और एक पॉइंट चाहिए। अभी हमारी बात हुई है कि जहां पे वो ड्रॉप होता है वो उस जगह का सेंटर होता है। सेंटर मींस मिडिल। मिडिल से कोई फॉर्मूला सोचें तो आपको याद आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम उसका पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5, 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3। बेटा पॉइंट तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकल सकती है? y2 माइनस y1, 2 माइनस 4, x2 माइनस x1, 3 माइनस 7, माइनस 2 और माइनस 4, तो आंसर आएगा 1/2। पर ये स्लोप तो नीचे वाली लाइन की, हमें स्लोप चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर स्लोप्स क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है बेटा? जब उनकी स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल बन जाती है तो वो आपके पास स्लोप बन जाएगी किसके लिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। 1/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? -2। स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन का कोई फॉर्मूला सोचिए, कोई फॉर्मूला होता होगा इक्वेशन का, वो फॉर्मूला सोचिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो हम जरा अब ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। y माइनस y1, बेटा y1 हमने निकाला है 3 के बराबर, और x माइनस x1 हमने निकाला है 5 के बराबर। सो ये हो जाएगा y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 10। अरेंज करें पूरी इक्वेशन को, 2x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या आंसर बनना चाहिए इसका? इसका आंसर बनना चाहिए 2x प्लस वाई
-13 इक्वल टू 0। अब ये कौन से ऑप्शन पे मीट कर रहा है? 2x प्लस वाई -13 इक्वल टू 0। बेटा ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन 24 आपसे डिमांड कर रहा है कि फाइंड आउट करो ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट किसे कहते हैं जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। ये वर्ड जरूर आपने अपने कोर्स में, सेकेंड ईयर के कोर्स में सुना है, पढ़ा है। ग्रेडियंट स्लोप का ऑल्टरनेट वर्ड है, ठीक है। उसको अलग करके स्लोप से जोड़ें तो आप उसके पास क्या बनता है, सिर्फ वर्ड में फर्क है और उसमें कोई फर्क नहीं है। ग्रेडियंट और स्लोप बोथ आर सेम थिंग। ग्रेडियंट कर्व्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्व्स मतलब जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे हैं तो लाइन की स्लोप तो बड़े आसानी से मालूम की जाती है फॉर्मूले से। बेटा कर्व के जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो इतनी आसानी से मालूम नहीं किए जाते क्योंकि वो लीनियर नेचर में नहीं होते, क्वाड्रेटिक भी होते हैं, क्यूबिक भी होते हैं। तो इनके कर्व्स कैसे मालूम किए जाए, इनका ग्रेडियंट कैसे मालूम किया जाए? चैप्टर 4 ने हमें सिखाया है कि कभी भी स्लोप निकालना हो किसी कर्व का तो डेरिवेटिव मालूम कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास कर्व की इक्वेशन है बेटा, x की पावर क्यूब प्लस y की पावर क्यूब प्लस 3x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मुझे इसका स्लोप चाहिए तो बेटा मुझे इसको डेरिवेटिव में लेकर आना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वर्डिंग्स क्या आएंगी? वर्डिंग्स आएंगी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कि भाई इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के हिसाब से। जरा देखिएगा बेटा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, y क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव जाएगा y पे, उसको ऐसे लिखते हैं। 3x का डेरिवेटिव लेंगे 3 हो जाएगा, 6y का डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा 6 dy बाई dx। बेटा 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज 9 इज अ कांस्टेंट टर्म और हर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, आपको dy बाई dx को यहाँ पे अलग करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 3y स्क्वायर dy बाई dx और -6 dy बाई dx को यहाँ पे रोका, बाकी लोगों को वहां पे भेज दीजिए। प्लस का 3x स्क्वायर वहां जाके -3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 वहां जाके -3 हो जाएगा। dy बाई dx को कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा आपके पास 3y स्क्वायर -6 इज इक्वल्स टू -3x स्क्वायर -3। बेटा ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी। सो dy बाई dx हो जाएगा आपके पास -3x स्क्वायर -3 3y स्क्वायर -6। स्लोप हमेशा हम ये देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ कर्व हमेशा आपके पास इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आती है, पर यहाँ पे तो एक्सप्रेशन है तो हम इसको नंबर्स की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? अगर सवाल को मुकम्मल पढ़ें तो लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट 1, 2, मतलब जो आपके पास आंसर आया है, अब उस आंसर में क्या करें, अब उस आंसर में x की जगह पे 1 इंसर्ट करें और y की जगह पे 2 इंसर्ट करें, करके देखते हैं। -3 ये बेटा x की जगह 1 इंसर्ट किया, ठीक है, और इसी तरह से y की जगह पे 2 इंसर्ट किया -6, ठीक है। dy बाई dx लिख लिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -3 और अगेन ये बनेगा -3 और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 के बराबर माइनस ऑफ 6, तो -3 -6 हो जाएगा। 3 4 12, 12 में से 6 जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या ये कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल बेटा, 6 और 6 डिविजिबल होते हैं। 6 1 6, 6 1 6, आपके पास आंसर आ रहा है -1 के इक्वल। कौन सा ऑप्शन मीट कर रहा है हमारी इस सिचुएशन से? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट निकालना सीखा है, ग्रेडियंट ऑफ कर्व। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें आपके पास वैल्यूज दी जा रही हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स मालूम कीजिए जिसमें वर्टिसेस दिए हुए और लेटस रेक्टम की वैल्यू डिफाइन की जा रही है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास क्या है, वर्टिसेस आपको दिए हुए, तो आपने सबसे पहले वर्टिसेस लिख दिए, वर्टिसेस, ठीक है। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस आपके पास है +-5, 0, ठीक है। वर्टिसेस आपके पास आ गए, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है बेटा, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास है 3 के बराबर, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास है 3 के बराबर। अब आपने कहा सर हमें इलिप्स की इक्वेशन चाहिए,
तो एलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए दो नेसेसरी टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, एक ए की वैल्यू होती है और एक बी की वैल्यू होती है। देखा जाए तो अभी हमारे पास बज़ाहिर हमें कुछ भी नहीं पता, वर्टिसेस पता है, लेटेस्ट रेक्टम पता है। वर्टिसेस को देखकर अगर आइडिया किया जाए तो वर्टिसेस को देखकर आइडिया करें तो यहाँ पे एक्स वाली पोजीशन फिल्ड है, y वाली पोजीशन पे 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस के अलोंग है बेटा, और यहाँ a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी +-5। इस हिसाब से a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। क्या सिर्फ a पता होना काफी है? हरगिज नहीं, सिर्फ a पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको b भी पता होना चाहिए। अब b कैसे निकालें बेटा? लेटेस्ट रेक्टम उन्होंने दिया है तो फजूल में तो नहीं दिया, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास 3 है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 3। सही, a की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर है तो a यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2b²। a 5 के बराबर है बेटा तो 3 5 15 हो जाएगा। b² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 2। बेटा a² भी आ गया और b² भी आ गया। अब क्या करना है? अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इक्वल्स टू 1। मेजर एक्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो x के नीचे बड़ी वैल्यू लिखनी है बेटा, इसलिए मैंने ये इक्वेशन सेलेक्ट करी है। कभी ये मत सोचिएगा कि सर अपनी मर्जी से a² कहीं पे भी लिख सकते हैं, नहीं, a² वहां लिखेंगे जिसके एक्सिस के अलोंग इक्वेशन बन रही होगी। यहाँ x एक्सिस के अलोंग बन रही थी इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा बेटा आपके पास x², a² की वैल्यू 25 है, y² b² की वैल्यू 15/2 है इक्वल्स टू 1। मगर आपने जब देखा तो बेटा कोई भी ऑप्शन इससे मीट नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शन मीट नहीं कर रहा है इससे। तो अब हम क्या करें? इस तरह तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, हम इसको खुद से मैनेज करेंगे। किस तरह से मैनेज करेंगे? देखो बेटा गौर से नोट कीजिए, नोट कीजिए, यहाँ पर पहले ऑप्शन में राइट साइड पे 75 लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में राइट साइड पे 150 लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में राइट साइड पे 25 लिखा हुआ है, चौथे ऑप्शन में राइट साइड पे 75 लिखा हुआ है। किस तरह से काम करें कि हमारे ये ऑप्शन मीट कर जाए? बेटा हम क्या करेंगे, उनको ऑप्शन ए में राइट साइड पे 75 चाहिए, पूरी इक्वेशन को 75 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, करके देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है मगर एक दफा समझ में आ जाएगा ना तो कभी भी गलती नहीं होगी। ये देखें बेटा, x²/25 प्लस 75 यहाँ पे भी आ गया। और अच्छा इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, जब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो रहेगा? मल्टीप्लाई, तो ये रहेगा 2y²/15 इज इक्वल टू 75। बेटा टेबल्स आने चाहिए, टेबल्स नहीं आ रहे तो कैलकुलेटर सही चलाएं। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, ये हो गया 3x², ठीक है। 75 डिवाइडेड बाय 15 तो ये हो गया आपके पास 5, और 5 2 जा होता है 10y² इक्वल्स टू 75। क्या ये किसी ऑप्शन से मीट कर रहा है? और से देखिए जरा, क्या ये किसी ऑप्शन से मीट कर रहा है? ऑप्शन ए से मीट कर रहा है। तो समझ में आ गई होगी बात। अगर आपका बनाया हुआ आंसर आपके ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा तो ये देखें कि इक्वल्स टू के राइट साइड पे कौन सा नंबर है, ठीक है, और उसी से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है बेटा।